नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो सेट नंबर 3 की हम लोग सेट नंबर 4 की हम लोग जीएस देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जीएस में है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारक लोग थे, यह तथ्य से पुष्टि होता है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारक थे, ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत में ऋग्वैदिक आर्य क्या थे भाई? पशुचारक लोग थे। यह किस तथ्य से पुष्टि होती है, यहाँ पर आपको बताना है। कथन एक आपके पास है, पुरोहितों को दी जाने वाली उपहार प्राय गाय होती थी ना जमीन। बिल्कुल सही बात है भाई, पुरोहितों को उपहार में दी जाने वाली प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन होती थी। ठीक है, तो गाय होती थी भाई, ना कि जमीन होती थी। तो इस चीज को बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। अधिकांश योद्धा गायों के लिए लड़े गए थे। ठीक है, तो अधिकांश युद्ध, ठीक है, युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट हमारे पास, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पर सारे ही कथन जो हैं सही हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही कथन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67। मोंगिया पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पर बताना था मोंगिया पतन किस राज्य में स्थित है। देखिए भाई, पतन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा भारत में भी अनेकों पतन है। पिछली बार वीडियो में एक प्रश्न आया था, आपसे पूछा गया था इनकी दिशाएं, ठीक है, कि कौन सा अक्षांश पर ऊपर नीचे है। तो ये चीज अभी आने वाले कभी प्रैक्टिस सेटों में आएगा तो बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है मोंगिया पतन किस राज्य में स्थित है। तो मोंगिया पतन जो हो जाएगा बांग्लादेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पतन यानी कि पोर्ट, जहां से हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, समुद्र के किनारे वाले इलाके। ठीक है, यहाँ पर पतन की बात हो रही है। अब अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान आपने देखा है भारतीय मैप में, भूटान कहाँ पर आता है भाई? भूटान स्तलबद्ध देश है, मतलब भूटान की जो सीमाएं हैं वो किसी भी समुद्री तट से नहीं लगती है। तो भूटान में तो कोई भी पतन नहीं होगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया है। अगला ऑप्शन बी आपके पास श्रीलंका। श्रीलंका के दो पोर्ट है हमेशा। एक पोर्ट इसका चर्चाओं में रहता है, आपने सुना होगा अक्सर, हम्बनटोटा। ठीक है, हम्बनटोटा, ठीक है, हम्बनटोटा जो है अक्सर चर्चाओं में रहता है। ये क्यों चर्चाओं में रहता है भाई? चर्चाओं में इसलिए रहता है क्योंकि चाइना ने क्या करा, इसको निर्माण करने में श्रीलंका की मदद करी। श्रीलंका पे आर्थिक ज्यादा उन्होंने क्या करा, श्रीलंका की आर्थिक सहायता करी। तो इसके बदले में श्रीलंका से जो है इसने चीन ने इसको जो है छीन लिया या लीज पर ले लिया है। तो अब वर्तमान इस पर जो ज्यादा प्रभाव है चीन का आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना भी होगा बीच में चीन ने क्या करा था, जब भारत अपनी अंतरिक्ष जो स्पेस पर छोड़ रहा था, उससे चीन ने स्पाइंग करने के लिए यहाँ पर अपना जासूसी जहाज भेजा था। तो अक्सर चर्चाओं में रहता है हम्बनटोटा बंदरगाह। इसके अलावा श्रीलंका में ही एक और बंदरगाह है, त्रिगोमोली। ठीक है, त्रिगोमोली बंदरगाह भी श्रीलंका में ही हो जाएगा। इस चीज को नोट करिएगा। दो बंदरगाह श्रीलंका के हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण बंदरगाह आपका हम्बनटोटा बंदरगाह हो जाएगा। बाकी भारत के बंदरगाह आपको बताइए, विशाखापट्टनम, एन्नौर। ठीक है, ये चीज अब कभी और पढ़ेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। आपने सुना होगा, ठीक है, वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो स्थित हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है भाई हमारे पास? कोलकाता में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कृषि अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा दृष्टि विकलांग हेतु, ठीक है, देहरादून में आपने सुना होगा दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय वाला, ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ये कहां पर है भाई? ये देहरादून में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा एफआरआई भी देहरादून में है। ठीक है, फॉरेस्ट एफआरआई भी कहां पर है? देहरादून में। हैदराबाद, ऑप्शन डी, हैदराबाद में क्या हो जाएगा भाई हमारा? हैदराबाद में हमारे पास है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये हो जाएगा हमारा हैदराबाद में स्थित। ठीक है, इन चीजों को नोट करिएगा। पूछ लेता है आपसे कौन सा अनुसंधान कहां पर है। दिल्ली में हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय कर लीजिएगा इस चीज को, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा। देहरादून में आपको दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हो जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। बाकी जो वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कोलकाता स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे हम लोग। संसद में किसी वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता,
तो संसद में आपको पता है भाई 3 तरह की आपकी समितियां होती हैं। बात करें हम यहाँ पर कौन कौन सी समितियां होती हैं संसद में, तो आपने देखा है लोक उपक्रम समिति होती है, ठीक है, लोक लेखा समिति होती है और प्राक्कलन समिति होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं यहाँ पर, तो प्राक्कलन समिति भाई, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, ये आपको पता है। बात करें प्राक्कलन समिति की, तो 1950 में इसका गठन होता है प्राक्कलन समिति का। कितने सदस्य इसमें होते हैं? सदस्य इसमें होते हैं भाई 30 सदस्यों की होती है। सारे ही सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से सारे ही सदस्य होते हैं। ये आपको पहले भी बताया था मैंने। इसी सभा को आपको पता है क्या बोला जाता है भाई? जॉन मिथई समिति पर बनी थी, ठीक है, जॉन मिथई समिति पर, जॉन मिथई समिति पर, ठीक है। किस पर बनी थी? कभी प्रश्न बन जाए तो जॉन मिथई समिति पर ये बनी थी। आपकी कौन सी? प्राक्कलन समिति हो जाएगी। बाकी इसमें सदस्य बता दिया आपको 30 होते हैं और इसे स्थायी मितवी समिति भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे बात लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति आपने सुना होगा। अगर मैं बात करूं लोक लेखा समिति की, तो 1921 में इसका गठन होता है भाई। कब होता है? 1921 में। प्रश्न बन चुका है लोक लेखा समिति कब किया? 1921। सदस्य यहाँ पर पूछेगा तो इसमें लोकसभा से हो जाएंगे हमारे 15 सदस्य, ठीक है, लोकसभा से 15 सदस्य और यहाँ पर राज्यसभा से कितने सदस्य हो जाएंगे? 7 सदस्य। टोटल सदस्य की अगर हम इसमें बात करेंगे तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? कार्यकाल इसका अगर मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। कभी ये पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो नेता होता है वो कौन होता है? कोई विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का कोई एक जो नेता होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता, ठीक है, इसका अध्यक्ष होगा। इस चीज को आप नोट करिएगा, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होगा। कभी प्रश्न बन सकता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो ऑप्शन में दिया होगा आपको विपक्ष का कोई नेता, तो उसको बिल्कुल टिक मारकर आ जाना। यहाँ पर ये इसका विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। बाकी लोक उपक्रम समिति, ये भी एक टाइप की समिति है। इसमें भी ऐसा ही होता है, 22 मेंबर की समिति है। आपके इसमें 15 लोकसभा से हो जाएंगे प्लस 7 राज्यसभा से हो जाएंगे। इसका कार्य क्या होता है? आपने सुना होगा, जो आपकी PSUs है, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर LIC हो, इनकी जो जांच करता है कि सरकार यहाँ पर कितना पैसा कैसे खर्च कर रही है, ये होता है लोक उपक्रम समिति का कार्य। बाकी तीनों समितियां इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है? भाई आपने आर्थिक न्याय, समान नागरिक, समान लोगों के लिए समान वेतन का वितरण, या फिर हमने देखा है ना कि जहां पर बात होती है आर्थिक न्यायों की, ठीक है। अगर हम ये बात करें तो हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है भारत गणतंत्र राज्य है, वहां पर आर्थिक सामाजिक आपको न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर संविधान में कह रहा है आपसे किस अनुच्छेद या फिर किस भाग में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। BPSP में हमें क्या देखने को मिलता है भाई? आर्थिक न्याय बोला है ना, वहां पर आर्थिक न्याय की यहाँ पर बताई जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, तो ये किस में आते हैं भाई? भाग 4 में ये आते हैं, ठीक है, भाग 4 में स्थित हो जाएगा। इसी में यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, कहां से लिए गए हैं भाई? USA से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ भाग कौन सा है? तो भाग 3 हो जाएगा इसका आपका। इसी भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बन जाए संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य, अगर मैं पूछूं आपसे कि संविधान के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे भाई, तो एक भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया, ठीक है। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन भाई 1976 में होता है। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 51 का क में जोड़ा गया। और भाग कौन सा था? भाग था आपका 4 का A, ठीक है। तो 4 का A भाग में जोड़ा गया। और पूछेगा आपसे अनुच्छेद कौन सा था, तो 51 का क अनुच्छेद था। किसकी समिति पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर इसको जोड़ा गया। बाकी ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से 2 प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका से ली गई है भाई। प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है ये हमारी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, साथ ही साथ प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस चीज को नोट करके चलेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
71 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? एससीओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एससीओ, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत चर्चा में रहा था एससीओ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससीओ का सदस्य नहीं है कह रहा है, सबसे पहले आपको ये चीजें पढ़नी होती है, बेसिक चीजें हैं भाई। इसके बाद आपको देखना है एससीओ, आपने पढ़ा होगा। अगर एससीओ की मैं स्थापना आपसे पूछूं तो 15 जून 2021 की स्थापना होती है भाई, ठीक है, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं आपसे एससीओ का 2022 में सम्मेलन कहां पर हुआ था, ठीक है, 2022 में सम्मेलन, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, 2022 में सम्मेलन हुआ था इसका उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान में इसका 2022 का सम्मेलन हुआ था उज्बेकिस्तान में। काफी चर्चाओं में ये रहा था, क्यों रहा था भाई यहाँ पर चर्चाओं में? तो इसमें क्या किया था, वाराणसी को, ठीक है, इसी सम्मेलन में वाराणसी को, ठीक है, जो भारत का वाराणसी है भाई, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, आधे लोगों को यही नहीं पता होगा मोदी जी कहां से सांसद हैं, तो वाराणसी से मोदी जी सांसद हैं। इसी क्षेत्र को इन्होंने क्या करा था, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी इसकी, ठीक है, पर्यटन और सांस्कृतिक, ठीक है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी इसको बनाया था। किसको? पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया था, ठीक है, राजधानी, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया था। किसको? वाराणसी को चुना गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में कहीं ये बनना जाए कि वाराणसी चर्चाओं में रहा है, आपको पता है 2022 का सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ, किसका? एससीओ संगठन का। अब यहाँ पर कह रहा है इसका जो देश सदस्य देश नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे इसके टोटल सदस्य कितने हैं भाई, इसके सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके सदस्य हैं 8 सदस्य, ठीक है। जो लोग भी भाई यूट्यूब पर देख रहे होते हैं सुबह सुबह इस वीडियो को, वो लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये चीजें आपको नहीं भूलनी है, आपको पता है कितना एफर्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई जाती है, ठीक है। और अपने आंसर जो है कमेंट में जरूर कीजिए, जो मैं पूछता हूँ आंसरों को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश इसके हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने भाई, क्वेश्चन बन सकता है। भारत प्लस पाकिस्तान इसके जो सदस्य बने थे 2017 में, ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य कब बने थे? 2017 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि संघाई संगठन का इनमें से शामिल देश नहीं है, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बाकी किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान तीनों ही इसके सदस्य है। संस्थापक इसका हो जाएगा चीन, भाई चीन इसका संस्थापक है। बाकी इसके अलावा कमेंट में आपको 4 सदस्य मैंने बता दिए, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और चीन। इसके अलावा 4 सदस्य आपको कमेंट में करने हैं, ठीक है। तो 8 सदस्य टोटल है। अब ये चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास है। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? भाई शुरुआत में आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कभी क्वेश्चन बन जाएगा, शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बात करें यहाँ पर इसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम किसने कर दिया था भाई? तो एकमात्र दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कर दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने करा? दादा भाई नौरोजी ने करा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है? आविष्कारक, ठीक है। तो जावा कौन सी है भाई? कंप्यूटर की एक भाषा हो जाएगी, आपको पता है। अब इसका आविष्कारक आपको बताना है कि जावा का आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। एक मिनट यार, ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपके पास, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कारक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए सही है भाई, ठीक है। सन माइक्रोसॉफ्ट इसके आविष्कारक हो जाएंगे जावा के। पूछा जाता है जावा से बार बार प्रश्न। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का आपको मैंने बताया था भाई, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? एमएस के, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हो जाएंगे पॉल एलन, ठीक है। पॉल एलन प्लस बिल गेट्स इसके संस्थापक हो जाएंगे भाई, ठीक है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? पॉल एलन और बिल गेट्स इसके संस्थापक हो जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं भाई। कंप्यूटर प्रोसेसर हम बोलते हैं ना यार, इसमें AMD का या फिर हम बोलते हैं इसमें इंटेल का प्रोसेसर है, या कौन कौन सा प्रोसेसर है। तो इसी प्रोसेसर के क्या होते हैं भाई? 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है CPU, जिसे हमने बोला कंट्रोल यूनिट,
ठीक है। इसके अलावा हम पे क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा हम पे रजिस्टर्ड होता है, और क्या होता है भाई हमारे पास, कंट्रोल यूनिट के हमारे पास 3 भाग होते हैं, आपको बताना था। इसमें अगर मैं बात करूं ALU, ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई ALU, इसमें ALU होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, रजिस्टर। ऑप्शन ए यहां पर हमारे पास थोड़ा सा मिसिंग है, रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन ए पर टिक मारना था, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिसिंग हुई है, तो इस चीज को नोट करिएगा। जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक और चीज ALU भी इसमें होता है, ठीक है, ALU। अगर मैं बात करूं ALU के फुल फॉर्म की, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का। और CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CU का। तो इन दोनों चीजों को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। EDP का क्या है, EDP क्या है, यानी यहां पर आपको बताना है EDP का फुल फॉर्म क्या है भाई, आपसे पूछ रहा है EDP का फुल फॉर्म, EDP का फुल फॉर्म। अगर मैं बात करूं यहां पर EDP के फुल फॉर्म की क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा EDP का। इसके अलावा आपसे पूछा गया है PDM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, PDM, एक तो EDP होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर की ना जितनी ऐसी अटपटी फुल फॉर्म है, नोट करके लिख लेना एक जगह, ताकि आपके बाद में काम आए। PDM का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा PDM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस हो जाएगा आपका PDM का फुल फॉर्म। इस चीज को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था, तो दिल्ली सल्तनत, अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो 1206 से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया अनेकों विभाग, अनेकों चीज यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूल करते हैं, और अपने हिसाब से जो अपने पद होते हैं उन्हीं के नाम पर कुछ पदों को यहाँ पर सृजन करते हैं। तो इसके दौरान मुकदम और चौधरी का जो पद होता था, आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, राजस्व अधिकारी का, ठीक है। काफी बार ये प्रश्न ना मैं देख रहा था, 2-3 स्टेट में पूछा गया था, उन्होंने इसका आंसर यहाँ पर किसी ने गांव का सरपंच दिया था, किसी ने कुछ और दिया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर राजस्व अधिकारी होना चाहिए। फिर भी अगर इसमें कोई भी बदलाव होगा तो आपको पिन कर मैं यहाँ पर बता दूंगा, साथ ही साथ ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। तो काफी लोग जो पेपर नहीं देते हैं, आप लोग पेपर जरूर दीजिए भाई, ग्रुप में ऐड हो जाइए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम चौधरी का पद जो इस्तेमाल किया जाता था, राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता था आपको समझना है। ये जो आपका गांव से राजस्व इकट्ठा करता था भाई, ठीक है, क्या करता था, गांव से राजस्व इकट्ठा करता था, तो इसी को कहा गया मुकदम या चौधरी का पद। इसके अलावा इन्हीं सल्तनत काल में यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, गांव का लेखाकार, तो गांव का लेखाकार यानी जब भाई गांव का लेखा जोखा रखेगा कौन होगा, पटवारी होगा, सीधी सी बात है। तो इस समय पटवारी का पद तो था नहीं, लेकिन इसी को पटवारी के तुल्य माना गया। गांव का जो लेखाकार होता था, पटवारी के तुल्य इसको माना गया। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली, ठीक है, तो ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा करी। तो जब भारत आजाद हुआ भाई, एक प्रश्न तो ये बनता है कि जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था, एटली था। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। इसी एटली के द्वारा क्या घोषणा की गई कि जो भारत शासन को कब तक, ब्रिटिश शासन को भारत से वापस लेने की घोषणा की गई थी। तो ये आपको बताना है घोषणा कब की गई थी। यहाँ पर जो घोषणा होती है, ठीक है, 1948 में होती है, तो सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डीप क्वेश्चन हो जाएगा। जून 1948 को ये घोषणा होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो क्वेश्चन कुछ ना फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा समझने लायक उसको समझाया जाएगा। जो फैक्चुअल होगा डायरेक्ट लिखिए भाई, क्लास बहुत लेंथी बन रही है, काफी कंप्लेंट्स आ रही थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो म्यांमार भाई आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के साइड क्या है, म्यांमार है, तो इसके साथ कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैप के थ्रू। ये आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का मैप है भाई, थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो मैं इसको जूम करके चलूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर आपने देखा म्यांमार राज्य, अगर मैं बात करूं म्यांमार की, तो कुछ इस तरीके से म्यांमार है भाई। यहाँ पर
ये वाला सारा हिस्सा जो है म्यांमार का है। ये म्यांमार जो है भारत का हिस्सा कब तक था भाई? 1935 तक। एक क्वेश्चन आता है कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो 1935 में म्यांमार क्या हुआ? भारत से अलग हुआ। जब भारत से अलग हुआ तो भारत की जो भौगोलिक सीमाएं थी, कुछ सीमाएं से टकराती है भाई, जैसे कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश टकराता है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे टकराएगा सबसे पहले, इसके बाद आपका नागालैंड टकराएगा, ठीक है, नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 78 आपके पास है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ कौन सी सीमाएं मिलती हैं? थोड़ा सा हम इसको मैप के साथ समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके सामने ये रहा। तो अब आपको मैं थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू बताऊंगा कि भाई कौन से सीमाएं जो है म्यांमार से मिलती हैं भारतीय राज्यों की। तो अगर हम बात करें म्यांमार की, म्यांमार को बर्मा कहा जाता था भाई। अगर बात करें बर्मा की, तो बर्मा भारत से 1935 में अलग हुआ था, ठीक है। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1935 में। वो ये क्वेश्चन बन जाता है कभी भी आपके एग्जाम में, म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता था। यहीं के रास्ते क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी, बताया जाता है जो आजाद हिंद फौज थी इसी के रास्ते आई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चनों को देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा था हमसे म्यांमार, ये आपका ये म्यांमार रहा भाई, ये वाला सारा इलाका आपका म्यांमार है, ठीक है। वर्तमान में काफी चर्चाओं में रहता है म्यांमार, आपको भी पता है। आंग सान सू की को यहाँ पर जेल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फौजी प्रशासन है, यहाँ की राष्ट्रपति आंग सान सू की थी, उसको जेल हो गई थी। तो यहाँ पर जो राज्य टच हो रहे हैं इसके साथ, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ टच हो रहा है। इसके बाद हमारा आता है नागालैंड, नागालैंड भी इसके साथ टच हो रहा है। इसके बाद है मणिपुर, ये राज्य भी इसके साथ टच होता है। तीसरा है आपके पास मिजोरम। तो तीनों यहाँ पर चारों राज्य है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के जो चारों राज्य है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने देखा हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास? जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन का नंबर, इसका आंसर आपके पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश आपको पता है सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अलावा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, दोनों ही सही हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा नागालैंड टच होता है, ठीक है, यहाँ पर नागालैंड नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर तो कितने राज्य हैं? 1 2 3, त्रिपुरा नहीं होता है भाई, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गया है। ये जो राज्य हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास है, मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार को कैसे मापा जाता है? अब आपके सामने ना मॉनिटर की डिस्प्ले, अगर हम बात करें मॉनिटर, हम बोलते हैं ना यार मैंने कंप्यूटर लेना है या मैंने स्क्रीन लेनी है, ये आपके सामने क्या है? ये भी एक टाइप का बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। अगर मैं बात करूं इसकी मुझे लंबाई मापनी है, मैंने बोला ये 80 इंच का है, मैंने बोला 75 इंच का है, आपको कैसे पता लगा? अब ऐसा तो है नहीं कि 75 इंच ऐसे ऐसे नापेंगे, तो इसको जो नापा जाता है, नापने का तरीका डायगोनली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, डायगोनली। अब ये डायगोनली क्या है? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा डायगोनली कैसे मापते हैं, यहां से इस एंड तक, ठीक है, ऐसे मापते हैं इसको भाई। ये आपका डायगोनल है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एक ट्रायंगल में, सॉरी एक रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होता है, तो इस तरीके से हम इसको मापते हैं। इसकी लंबाई यहां से यहां तक मापी जाएगी, इस कोने से इस कोने तक। इसी को हमने क्या बोला? डायगोनल हमने इसको बोला, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। या अगर आपको स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इसकी लंबाई जो मापते हैं इस तरीके से मापते हैं, यहां से लेकर यहां तक कितना लंबा है, और इसी को हम बोलते हैं डायगोनल। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी कंप्यूटर की लंबाई कैसे मापनी है तो डायगोनल के थ्रू मापी जाती है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में क्या हुआ? हाल ही नहीं, अब तो काफी टाइम हो गया है। खैर, जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके बनाए गए थे, आपको बताना है कौन बनाए गए थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन ए आपके पास सही हो जाएगा। ऋतुराज क्या है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। परसों ही मैंने आपको बताया था नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है भाई? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ, ठीक है, सीईओ किसे बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर को, ठीक है, परमेश्वर अय्यर को क्या कराया गया है भाई? नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है, ठीक है, महान्यायवादी कौन है? आर्टिकल 76 आपको पता है महान्यायवादी आता है भाई, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आपको ये बताना है कि वर्तमान आपका जो महान्यायवादी है ये कौन है, ये कमेंट बहुत जरूरी है। देखिए आपको पता भी होगा, आप कमेंट करोगे, जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जाकर क्या करेंगे? आपका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी आंसर, जिनको नहीं पता होगा, कमेंट देखकर आंसर देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मैं उसे पिन भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना?
हाल ही में नाटो, देखिए नाटो बहुत चर्चा में है भाई। नाटो चर्चा में क्यों है? नाटो एक ग्रुप है, आपको पता है, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इस चीज को नोट करिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो नाटो की स्थापना जो होती है 4 अप्रैल, इस चीज को नोट करिएगा, 4 अप्रैल 1949। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी नाटो की 1949 को। बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय हो जाएगा इसका ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ब्रुसेल्स कहां पर है भाई? बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स हो जाएगा, इस चीज को लिखिएगा। ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में है, इसका मुख्यालय हो जाएगा नाटो का। अब नाटो चर्चा में क्यों रह रहा है आजकल? आपको पता है भाई, रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने क्या कहा था कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे। रशिया का ऐसा कहना है, रशिया को पश्चिमी देशों से भाई दिक्कत है। ठीक है, तो रशिया को क्या है कि आपको पता है भाई, रशिया को पश्चिमी देश से खतरा है। अपना जो प्रतिद्वंदी मानता है, किसे मानता है? वो यूएसए को मानता है। तो यूएसए का ही एक संगठन है नाटो। इसमें क्या होता है? इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं, मान लीजिए आपके नाटो में अभी 31वां सदस्य जो बना है आपका फिनलैंड बना है। सबसे पहले तो ऑप्शन ए को टिक करिए यहाँ पर। ठीक है, फिनलैंड इसका सदस्य बना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके जो नाटो सदस्य आप बन जाते हैं, तो आपका एक संगठन टाइप बन जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी एक देश नाटो देश पर हमला करता है, तो सारे देश मिलकर उस देश की धज्जियां उड़ा देते हैं भाई। यानी नाटो एक टाइप का एक पक्की मित्रता है आपकी दोस्ती का। जैसे होता है नहीं, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है भाई, हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई बन गया, अगर उससे किसी की लड़ाई होगी तो हम सब क्या है, लड़के लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से नाटो की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको समझना है। अब यहाँ पर नाटो का जो 31वां देश बना है, फिनलैंड बना है। तो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई थी, इसी को लेकर थी कि यूक्रेन का कहना था मैं जो है नाटो संगठन यूज करूंगा, ज्वाइन करूंगा। और नाटो किसकी तरफ झुकाव रखता है? यूएसए की तरफ रखता है। तो यूएसए को किससे मतलब दुश्मनी है? रशिया से है। तो इसीलिए जो नाटो है आपका यूएसए से जो है प्रति रशिया और यूक्रेन की सॉरी अमेरिका की बनती नहीं है। तो इसके जो है नाटो ज्वाइन करने के चक्कर में इतना बड़ा युद्ध छिड़ा है, लगभग 1.5 साल हो चुका है इस युद्ध को। ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, तो इस चीज को आपको नोट करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नाटो का गठन, ठीक है, आपको ये तो बता दिया मैंने 1949 में हुआ। वर्तमान में कितने देश हैं ये भी पता लग गया, 31 देश है। लेकिन जो इसका गठन हुआ था 1949 में, तो 12 ही सदस्य इसके देश थे। ठीक है, तो 12 ही सदस्य जो थे इसके मतलब पार्टनर थे। तो ये याद रखिएगा, नाटो की जब स्थापना हुई थी तो सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। वर्तमान में कितनी है? 31। 31वां देश कौन सा बना है भाई? फिनलैंड बना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की थी? तो किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हॉल्ट मैकल ने क्या करा था भाई? महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। कहां पर? बंगाल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉल्ट मैकल ने ही क्या करी थी? महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी बंगाल में। इसके अलावा लॉर्ड कार्नवालिस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था 1793 में। इस चीज को लिखिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या करा था? स्थायी बंदोबस्त की पहली, ठीक है, पद्धति को लागू करा। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू करने वाला कमिश्नर, सॉरी ये कौन था भाई? यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएंगे। जिसमें क्या होता था भाई? जमींदारों को जो भू राजस्व लगाया जाता था, ठीक है, जमींदारों पर, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, जमींदारों पर जो लगता था 90%, ठीक है, टोटल 90%, यानी उपज का जो आपका भाग होता था 10/11, ठीक है, ये चीज होती थी, ये आपसे वसूली जाती थी। ठीक है, 11 बजे जो किसान होते थे, किसानों से अनाज की कितनी लगान ली जाती थी? तो 90% तो कुल उनसे ली जाती थी। जो उनके पास बचता था, किसानों के पास, वो कितना बचता था? मात्र 10% बचेगा, यानी 1/11 भाग उनके पास बचता था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। जो कार्नवालिस है, इनके समय क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी। जमींदारों का इसमें कितना हिस्सा होता था भाई? 90% हिस्सा जमींदारों के पास चले जाता था। जो किसान होते थे उनके पास मात्र कितना रहता था? 10% रहता था, जो कि 1/11 इसका भाग हो जाएगा। इस चीज को आपको नोट करना है। और जो कंपनी को मतलब ये भाग जो है किसानों के पास रहता था, बाकी जो आपका भाग है कंपनी के, ठीक है, आगे चलेंगे। लॉर्ड हॉस्टिंग भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया लॉर्ड हॉस्टिंग आपके पास। इन्हीं के समय 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ भाई। 1822 में क्या हुआ? काश्तकारी अधिनियम इन्हीं के समय लागू हुआ। किनके समय? कि लॉर्ड हॉस्टिंग की जगह, ठीक है।
1822 में काश्तकारी अधिनियम पूछा गया था एक बार, काश्तकारी अधिनियम किसके समय लागू हुआ? तो लॉर्ड हॉस्टिंग के समय काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ये आपसे पूछ लेता है, देखिए माहलवारी बंदोबस्त, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, आपको अभी ये बताया था। लॉर्ड कार्नवालिस के समय क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इन चीजों को लिखिएगा, स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस, माहलवारी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी, और इनके समय काश्तकारी अधिनियम, लॉर्ड हॉस्टिंग। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर, संयुक्त सैन्य अभ्यास है भाई अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस सेना के बीच हुआ था भाई? ये अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर जो हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच, यानी यहाँ पर ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच कौन सा अभ्यास होता है भाई? आपने सुना होगा युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है, युद्ध अभ्यास। ये कहां किस किस के बीच होता है? युद्ध अभ्यास, ठीक है। इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये होता है यूएसए प्लस भारत के बीच, ये युद्ध अभ्यास यूएसए और भारत के बीच होता है। इसके अलावा हाल ही में एक ग्रुप बना है भाई I2U2 ग्रुप, I2U2, ठीक है, I2U2 ग्रुप बना है। ये आपको बताना है इस ग्रुप में कौन कौन सदस्य हैं। नहीं आएगा जिसे आने वाले टेस्ट सीरीज में आ रहा है क्वेश्चन, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है, तो भारत का जो सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है कौन सा है भाई? वो अब ऐसे आपको पता है जो भारत का सबसे साक्षर जिला होगा वहीं पर तो सबसे ज्यादा क्या होगा? डिजिटल पंचायत बोर्ड, ठीक है, क्योंकि पंचायतों में आपको पता है भाई अक्सर पंचायतें कहां पर होती हैं? गांव में होती है पंचायतें। अब गांव में डिजिटल अगर हम गांव को करेंगे, ऐसा तो है नहीं उत्तराखंड के सभी गांव को डिजिटल कर देंगे। मान लीजिए माणा गांव है भाई, ठीक है, होने को माणा गांव बहुत ज्यादा आपका अब जाके बहुत डेवलप हो चुका है, या फिर कोई सुदूर गांव में पिथौरागढ़ का धारचूला, इस टाइप के गांव में अगर आप डिजिटल ही करेंगे तो ना ही तो वहां पर अच्छे से नेटवर्क फैसिलिटीज है, ना ही वहां पर लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि इन चीजों को समझ पाए। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करें पंचायतों का गठन तो आर्टिकल 40, ठीक है, पंचायतों का गठन कहां पर बताया गया आपको? पंचायतों का गठन तो आर्टिकल 40 यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में आपको देखने को मिलता है पंचायतों का गठन। सबसे पहले पंचायतों का गठन कहां पर हुआ था भाई? राजस्थान के अंदर हुआ था, ये चीज आपको याद में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो भारतीय राज्यों में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बात राज्यों की। थोड़ा सा भाई लाइट का इश्यू हो रहा है, बार बार बीच में लाइट चली जा रही है, इसलिए आपकी क्लास जो है पार्ट्स में आ रही है, तो इस चीज को माइंड मत करिएगा भाई। बीच में लाइट चली गई थी, इसी कारण आजकल आपको पता है थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है देहरादून के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास 85, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पर मुद्रा बिल को प्रमाणित कौन करता है भाई? कोई बिल मुद्रा बिल है, इसको प्रमाणित कौन करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बात राज्यों की कर रहा है, ठीक है, राज्यों की अगर बात कर रहा है किसी मुद्रा बिल को प्रमाणित करने के लिए कौन यहाँ पर करेगा? तो ऑप्शन ए आपके पास है राज्यपाल, ठीक है, तो राज्यपाल राज्यों में होता है, बिल्कुल होता है भाई, यानी इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, राज्यपाल नहीं करेगा भाई, राज्यपाल का विधानसभा से कोई कार्य नहीं है। मुद्रा बिल कहां पर रखा जाएगा? विधानसभा में, तो राज्यपाल तो नहीं होगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट गलत हो जाएगा। अगला है आपके पास भारतीय वित्त मंत्री, तो राज्य में वित्त मंत्री का कोई कार्य नहीं होगा, राज्य वित्त मंत्री का इसमें कोई कार्य नहीं होगा बिल में, ठीक है। वित्त का कार्य क्या है? पैसों से लेन देन है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री का भी कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपके पास विधानसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, राज्य में मुद्रा बिल, ठीक है, यानी हमने पढ़ा भी है कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इस तरह का काम पढ़ चुके हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा में, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी तरीके से राज्य में भी कोई बिल या धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा भाई? राज्य का विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। इसके अलावा राज्यों का मुद्रा बिल, कोई जो मुद्रा बिल होगा उसको भी कौन डिसाइड करेगा भाई? मुद्रा बिल है या नहीं, ये भी विधानसभा अध्यक्ष करेगा राज्य का, ठीक है। अगर हम बात करें राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य के, ठीक है, तो किस अनुच्छेद में आते हैं? अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 178 में, ठीक है, 178 अनुच्छेद में आते हैं आपका विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान उत्तराखंड की विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है आपको पता है? रितु खंडूरी जी है, ठीक है, पहली प्रथम महिला, उत्तराखंड की प्रथम महिला जो है भाई विधानसभा अध्यक्ष रही है, कौन? रितु खंडूरी जी है। कौन सी विधानसभा है? तो 5वीं विधानसभा में रितु खंडूरी जी अध्यक्ष है। किस विधानसभा सीट से है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो कोटद्वार से, ठीक है, कोटद्वार से जो रितु खंडूरी जी हैं विधायक हैं, और ये क्या है? वर्तमान में पहली उत्तराखंड की महिला जो कि आपकी विधानसभा स्पीकर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे पूछ ले कभी कि राज्य जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, एक क्वेश्चन आपके पास आता है, लोकसभा प्लस
लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ये कौन के अनुच्छेद में आता है? तो हम पढ़ चुके हैं भाई, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आता है अनुच्छेद 93 में, ठीक है, अनुच्छेद 93 में आता है आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बात करें वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी, आपको बताया राजस्थान से सांसद है। इसके अलावा राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है भाई, सभापति होता है, ठीक है, सभापति होता है और उपसभापति होता है, ठीक है, प्लस उपसभापति होता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राज्यसभा के जो सभापति तथा उपसभापति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बात करें राष्ट्रपति का, जो यहाँ पर राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति होता है, सभापति कौन होता है भाई? उपराज्यपाल, ठीक है, सॉरी, आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का वो होता है सभापति, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ है, आपने सुना होगा, जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है। तो ये क्या है? हमारे सभापति है राज्यसभा के। और ये चीज नोट करने वाली है, ये सदस्य नहीं होते हैं भाई, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं उपराष्ट्रपति हमारे, लेकिन ये क्या होते हैं? यहाँ के सभापति होते हैं राज्यसभा के। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास है, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1, ठीक है, भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान कौन सी है भाई? H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो H1 भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत का पहला अंतरिक्ष मानव उड़ान का नाम क्या है? H1 है। और ये जो मिशन गगनयान इसका नाम हो जाएगा, इसको जो अंतरिक्ष पर भेजने की तैयारी है भारत की 2024 तक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य क्या है भाई? मिशन गगनयान को अंतरिक्ष पर भेजा जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का सर्वाधिक बड़ा आकार है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्तमान में भारत में आपको पता है भाई 28 आपके राज्य हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, ठीक है। यानी हम यूटी की बात कर रहे हैं। यूटी कितने हमारे पास? यूनियन टेरिटरी, यानी हमने बोला यहाँ पर केंद्र शासित राज्य, यहाँ पर केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है, तो ये टोटल इनकी संख्या 8 है। 8 कैसे है? आपने सुना होगा बीच में एक बार 9 भी थे, तो 9 कैसे हुए? बाद में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया तो आपका दमनदीप और दादर नादर को एक कर दिया गया था, ठीक है। उसी समय दमनदीप और दादर नादर को एक कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी बनाया गया था। अब यहाँ पर बताना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, दमनद्वीप, ये तो बहुत छोटे से हैं भाई, दमनद्वीप छोटे से हैं। चंडीगढ़ तो खुद पंजाब और हरियाणा के बीच में आता है, तो ये बहुत ज्यादा छोटा है आकार में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लक्षद्वीप आपने सुना है, छोटा छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। अगर मैं बात करूं टोटल लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप है टोटल। अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो टोटल द्वीप कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था एक बार, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप समूह में। इसके अलावा ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा पौंडुचेरी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पौंडुचेरी है आकार में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा भाई, ये आपका मैप है, ठीक है। ये आपका जो साउथ इंडिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो आपका जो पुडुचेरी पड़ता है, पुडुचेरी जिसको वर्तमान में नाम दिया गया है, ये कुछ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। पुडुचेरी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, पॉइंट पॉइंट कर। लेकिन इस पुडुचेरी के जो 3 इलाके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 3 इलाके फिर से बता रहा हूं कौन कौन सा। एक तो आपका माहे हो जाएगा, ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा? माहे, नोट करके लिखिएगा माहे, ठीक है। एक हो जाएगा आपके पास कराईकल, ठीक है, कराईकल, इस चीज को लिखिएगा। एक आपके पास आता है यनम, कराईकल और माहे, ठीक है। यनम कहां पर है? ठीक है, यनम ही होता है, ठीक, यनम यहां पर है, ठीक है, यनम। तो ये तीनों ही जो है पुडुचेरी के भाग माने जाते हैं। कौन से? माहे, कराईकल और यनम। लेकिन कराईकल, यनम पूछेगा कहां पर है? यनम आपका अरुणाचल प्रदेश में है भाई, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एपी। यनम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो कराईकल है, कराईकल आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कराईकल कहां पर है? तमिलनाडु में है। और जो आपका माहे है, माहे केरल में हो जाएगा, ठीक है, केरल में माहे हो जाएगा। लेकिन ये तीनों ही भाग किसके भाग माने जाते हैं? पुडुचेरी यानी पौंडुचेरी के भाग माने जाते हैं भाई। इस चीज को नोट करिएगा, थोड़ा सा मैप के थ्रू समझिए इस चीज को। जो पौंडुचेरी है आपका, इसके तीनों भाग है, कौन कौन से? यनम, कराईकल, माहे। ये यूनियन टेरिटरी है और आकार में आपको बताया निम्नलिखित में से सबसे बड़ी थी, वहां पर जो क्वेश्चन था आपका। लेकिन जो यहाँ पर यह यनम, कराईकल, माहे है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माहे यहाँ पर रहा भाई, यनम यहाँ पर रहा, ठीक है। और आपका कराईकल कहां पर हो गया? कराईकल इस साइड में है। तो ये तीनों भाग किसके हैं? पौंडुचेरी के हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, निम्नलिखित में से पौंडुचेरी का भाग नहीं है, तो तीनों भाग आपको दे देगा। ऑप्शन ए में दे देगा कराईकल, बी में दे देगा माहे, सी में दे देगा कुछ एक अलग सा नाम और डी में आपको दे देगा यनम। तो चारों में से कौन
सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो भाग नहीं है ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि भाग कौन कौन से है? यनम, कराइकल, माहे, ठीक है, यनम, कराइकल, माहे, YKM या MKY, इस चीज को याद रखिएगा, MKY या कुछ भी आपको जो ट्रिक लगती है इस ट्रिक से आपको याद रखना है, ये तीनों ही क्या है? यनम, कराइकल और माहे पुदुचेरी के भाग हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 88 आपके पास है भाई। 88 क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हाल ही में क्या हुआ? भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं भाई जिन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। बात करें यहाँ पर नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय बांगा जी, ठीक है, अजय बांगा जी को क्या बनाया गया है? हाल ही में जो नियुक्त किया गया है, ठीक है, बन तो चर्चाएं काफी टाइम पहले होगी थी, लेकिन हाल ही में इनको क्या किया गया? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय मूल के है भाई, विश्व बैंक आपको पता है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में जिसका मुख्यालय है, और अजय बांगा जी क्या है? इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 आपके पास है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 शुरू किसने किया? तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, नया क्वेश्चन भी है। अब जो लोग सोच रहे हैं ना वीडियो के पेपर में करंट अफेयर नहीं आएगा, अगर भाई आपके पास 2022 का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन या करंट में जो चर्चाओं में है, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 23 के तो जनवरी से लेकर, ठीक है, जैन से लेकर आपको कहां तक करंट अफेयर पढ़ने हैं? मेरा मानना है जून तक आप लोग, ठीक है, जून फर्स्ट वीक या मिड जून तक, 15 जून तक आप लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा। 15 जून के बाद करंट अफेयर का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पेपर आपका जो है 15 जून से पहले बन गया होगा, या फिर हाल फिलहाल में जून 1 से लेकर 15 के बीच में आपका पेपर बना होगा। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर है आपको जनवरी से जून तक, ठीक है, मई एंड तक करंट अफेयर पढ़नी है 2023 की। इसके अलावा 22 की आप देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, बाकी आपने करी रखी होगी। तो जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किसने शुरू किया था? जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया था, ठीक है। कौन सी जनजाति की है? तो संथाल जनजाति की ये हो जाएंगी, ठीक है। आपको पता है भाई समुदाय से आती है संथाल, ठीक है, कौन से समुदाय से आती है? संथाल से आती है। इससे पहले ये राज्यपाल कहां की रह चुकी हैं भाई? राज्यपाल जो ये रही थी झारखंड की, ठीक है, राज्यपाल कहां की रही थी? द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल रही थी। और इनकी जो मूल निवासी है ओडिशा की हो जाएंगी, ठीक है, ओडिशा की ये मूल निवासी है, जो कि संथाल समुदाय से आती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में, ये चीज आपको नोट करनी है। और जगदीप धनखड़ अभी आपको बताया था उपराष्ट्रपति हो जाएंगे हमारे, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे, जो कि पश्चिम बंगाल मूल निवासी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। किसने अकबर को भारत में राज्य करने वाला, ठीक है, किसने अकबर को भारत में राज्य करने वाला उदत सम्राट बताया? तो किसने बताया था भाई भारत में अकबर को राज करने वाला उदत सम्राट? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये बताया था स्टेनले लेनपूल ने, ठीक है, स्टेनले लेनपूल ने इसको बताया था भारत में राज करने वाला उदत सम्राट, ठीक है, किसने बताया था? स्टेनले लेनपूल ने बनाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था मेरे ख्याल से शायद झारखंड पीसीएस में, ठीक है, झारखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं आपकी नजरों से बच जाते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको लगते हैं। तो स्टेनले लेनपूल ने क्या कहा था? अकबर को भाई ये कहा था उदत सम्राट बताया गया था अकबर को स्टेनले लेनपूल के द्वारा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 91, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान में किस भाग में देखने समाविष्ट है? ठीक है, तो गांधीवादी जो सिद्धांत है भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है, ये आपको बताना था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में आपको पता है भाई, ऑप्शन ए क्या है? भाग एक में क्या क्या आ गया है? भारत के राज्य और उसके संघ क्षेत्र। ऑप्शन ए में क्या क्या आ गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ प्लस उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट कर, संघ प्लस उसके राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद पूछेगा कहां से कहां तक आते हैं, तो 1 से लेकर 4 तक इसके अनुच्छेद आते हैं भाई, संघ और राज्य क्षेत्रों का अनुच्छेद 1 से 4 तक। ऑप्शन बी आपके पास है भाग 2, भाग 2 में आता है नागरिकता, ठीक है, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता की अगर मैं बात करूं, नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में रही थी 2019 में, आपको पता है सीए एनआरसी को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, ठीक है। तो इस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे इससे रिलेटेड भाग हो, आर्टिकल हो, कोई भी चीज हो, इंपॉर्टेंट है। नागरिकता की अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में आती है, तो 5 से लेकर 11 में नागरिकता आती है भाई। ऑप्शन सी आपको पता है, अभी बताया था। और भाग 3 में क्या आता है? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे भाई। ये किस में आती है? भाग 3 में आती है। कौन सा अनुच्छेद आता है आपको?
अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक आता है। इसी को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। कहां से ये लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। जो गांधीवादी योजना है आपको देखने को मिलती है भाग 4 में, ऑप्शन डी से हो जाएगा, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहीं पर आपको पता है पंचायतों का गठन आपको पता है गांधी जी के जो थे पंचायतों के गठन के सपोर्टर थे बहुत बड़े, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी ने क्या कहा था, पंचायतों के गठनों के लिए गठन कहा था। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, आपने कल्याणकारी राज्य आपने सुना होगा, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को, जिनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बताया क्या जाता है, आपने पढ़े भी होंगे अनुच्छेद। इसी में हमने देखा है कहीं पर राष्ट्रीय जो हमारी चीजें, समान नागरिक हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन हमें कहां देखने को मिलता है? भाग 4 में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें जो पर्यावरण की रक्षा है या फिर कुछ इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, या फिर हमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो सहायता का प्रावधान है, या फिर हमने जो बहुत सारी चीजें देखी है, कहां पर देखी है? भाग 4 में, जो कि क्या कहती है? गांधीवादी सिद्धांत के बारे में समाविष्ट है भाग 4 डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 92, मौर्य काल में कृषि भूमि, ठीक है, कृषि भूमि पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो मौर्य काल में भाई बहुत सारे कर लगाए जाते थे, आपको पता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है आपसे कृषि भूमि पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था मौर्य काल के दौरान? तो जो बाली, ऑप्शन है आपके पास है बाली, ये तो नहीं कहा जाता, ना ही सीता कहा जाता था, ठीक है, बाली नहीं बली होगा यहाँ पर, ठीक है, बाली गलत लिखा हुआ भाई, बली होगा, इस चीज को करेक्शन करिएगा, बली। जो मौर्य काल में कृषि को, ठीक है, किसानों पर भूमि कर जो लिया जाता था उसे कहा जाता था भाग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भाग उसे कहा जाता था। ऑप्शन बी में आपके पास है सीता, ठीक है, सीता शाही भूमि से राजस्व, ठीक है, सीता किसको कहा जाता था? शाही भूमि से राजस्व, शाही भूमि से राजस्व, ठीक है, शाही भूमि से राजस्व को कहा जाता था। जो शाही भूमि वालों से राजस्व लिया जाता था उसे कहा जाता था सीता। ऑप्शन ए बलि दिख रहा होगा आपको, तो बलि शायद आपने पढ़ा होगा, बलि वैदिक काल से लिया जाने वाला एक कर था भाई, ठीक है, किस काल से लिया जाता था? वैदिक काल से, ठीक है, वैदिक काल से कर लिया जाता था बलि, ठीक है, वैदिक काल से कर लिया जाता था बलि, जो कि कर कहां पर भी प्रचलित था? मौर्य काल में भी प्रचलित था बलि कर, ठीक है। तो बलि कर जो था वैदिक काल से लिया जाता था, मौर्य काल में भी प्रचलित था। इसके अलावा एक कर और आता है भाई हिरण्य, ठीक है, हिरण्य कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिरण्य कर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा। हिरण्य कर ये किससे लिया जाता था? हिरण्य कर लिया जाता था संभवतः ये नगद, ठीक है, नगद में दिया जाने वाला, ठीक है, नगद में दिया जाने वाला कर था। कौन सा कर था? नगद में दिया जाने वाला कर, ठीक है, दिया जाने वाला कर, इस चीज को नोट करिएगा, नगद में दिया जाने वाला कर था आपका हिरण्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ये है आपका भाई सेट नंबर 3 का जीएस का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको जो है सॉल्यूशन आकर आनंद सर करा देंगे, सॉरी सेट नंबर 4 का जीएस सॉल्यूशन है, इसके बाद आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन आनंद सर कराएंगे। तब तक बने रहिएगा क्लास में, ठीक है।